नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने भारत की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में बात की थी। तो भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत जोड़े गए हैं वो और भारत के संविधान की अनुसूची है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम शुरू करेंगे जो भारतीय संविधान के भाग हैं। जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था यानी मूल संविधान में भारतीय भागों की संख्या थी 22 और वर्तमान में यदि 22A, 22B और 22C तीनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में 25 भाग होते हैं। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। तो भाग 1 के अंदर भारत और इसके अधीन जितने भी राज्य हैं उन सब के लिए प्रावधान दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 4 तक हैं। बात करते हैं पहले अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। सबसे पहली बात तो हमें यही पता चलती है कि हमारे संविधान के अंदर हमारे देश के दो नाम रखे गए हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को मिलाकर भारत एक संघ बनता है। ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। भारत में नए राज्यों या क्षेत्रों का प्रवेश, यानी अगर कोई विदेशी क्षेत्र है या कोई विदेशी राज्य है जो भारत में विलय होना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जो सिक्किम था, जो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत असम का सबसे पहले सह राज्य घोषित किया गया था, लेकिन उसके अगले साल 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को भारत का ही एक राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 2 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 3 में भारत के नवीन राज्यों का जन्म तथा इनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। यानी भारत का ही कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा राज्य जिसके नाम या उसकी सीमा या फिर उसका विभाजन करके कोई नया राज्य, किसी नए राज्य का गठन करना हो, तो इन सभी के प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसके तहत। इसके बाद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, 2 व 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना
अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि भारत का कोई क्षेत्र विदेश में विलय होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 1, 2 और 3 तीनों हमने पढ़े ऊपर। तो इन तीनों को प्रभावित करने के लिए यदि कोई नया कानून बनाया जाता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। वो एक साधारण विधेयक के तहत भी किया जा सकता है। लेकिन यदि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाता है, किसी दूसरे देश में विलय होता है, तो उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। जैसे हम समझ सकते हैं 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत जो भारत के 111 गांव थे वो दिए गए थे बांग्लादेश को और बांग्लादेश के 51 गांव भारत में विलय हुए थे। तो क्योंकि भारत का कुछ क्षेत्र, भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए थे तो उसके लिए संविधान संशोधन हुआ था और ये भारत भूमि समझौता जो है वो 2015 में किया गया था। ठीक है, इसको हम याद करने के लिए लिख भी सकते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। और ये समझौता हुआ था 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में। तो इस संविधान संशोधन के तहत भारत के 111 गांव और बांग्लादेश के 51 गांव ये एक दूसरे को परिवर्तित, एक दूसरे को स्थानांतरित किए गए थे। तो कुल मिलाकर भाग 1 के अंतर्गत हमने ये 4 अनुच्छेद पढ़े। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और कुल मिलाकर भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक आता है, जिसके अंदर भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, या यदि कोई भारतीय जो भारत से बाहर विदेश में रहता है तो उसके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है, या फिर कोई नागरिक यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके लिए जो भारत की उसकी नागरिकता थी वो कैसे रद्द की जा सकती है, उन सभी का प्रावधान दिया गया है भाग 2 के अंतर्गत, जो कि आता है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता की परिभाषा दी गई है और भाग 2 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है जो बार बार पूछा जाता है कि नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो याद रखेंगे नागरिकता की परिभाषा अनुच्छेद 5 में आती है। और हम सभी जानते हैं कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जब हमने विदेशी स्रोत पढ़े थे तब मैंने बताया भी था आपको कि नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इसलिए भारत की नागरिकता भी एकल नागरिकता ही है।
यानी कि यदि हम किसी राज्य में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य हो, उस राज्य के हम नागरिक होने से पहले भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत जो है वो पूरा का पूरा एक संपूर्ण राज्यों का संघ है। तो हम किसी भी राज्य में निवास करते हैं, लेकिन मूल रूप से हम एकल नागरिकता के प्रावधान के अंतर्गत जीते हैं, तो हम भारतीय ही नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 6 आता है, और अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं उनकी नागरिकता के विषय में जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, कि भारत की नागरिकता वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं वो लोग, और अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए हैं वो लोग, उनकी नागरिकता के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के विषय में, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के विषय में, और ये दो तरीके से कार्य करती है। पहला, वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं और विदेश में उन्होंने उस देश की नागरिकता नहीं ग्रहण की है, यानी भारतीय नागरिकता के साथ में ही अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उन जिन्हें हमें बोलते हैं एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय, तो उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। और दूसरा, ऐसे लोग जिनको काफ़ी समय हो चुका है किसी दूसरे देश में रहते हुए और अब इन्हें ये लगता है कि हमें यहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेनी चाहिए, तो उनकी नागरिकता ग्रहण करने के बाद में जो वे लोग होते हैं वे कहलाते हैं भारतीय मूल के लोग, यानी प्रवासी भारतीय एनआरआई वो लोग जो भारत की ही नागरिकता ग्रहण करते हुए किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वो कहलाएंगे प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई। और वे लोग जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, तो उनकी यहाँ की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है, और उसके बाद वो कहलाते हैं भारतीय मूल के लोग। इसके बाद में अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नागरिकता के निलंबन का प्रावधान, यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता को किस प्रकार से निलंबित किया जा सकता है, तो उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। अनुच्छेद 10 नागरिकता के प्रावधान को संसद द्वारा कानून बनाकर ही रद्द किया जा सकता है। नागरिकता के प्रावधान को संसद द्वारा कानून बनाकर ही रद्द किया जा सकता है। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है
कि वह नागरिकता के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यदि नागरिकता के किसी प्रावधान में कोई बदलाव करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो उसके लिए वह संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, जिसके तहत किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके बताए गए थे और 3 तरीके किसी व्यक्ति के नागरिकता को निलंबित करने के लिए बताए गए थे। तो कुल मिलाकर ये भाग 2 के अंतर्गत 5 से और 11 तक का अनुच्छेद आते हैं, जिसमें भारतीय नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं भाग 3 की, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय जो मौलिक अधिकार थे उनकी कुल संख्या थी 7, और वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं जो उनकी संख्या है 6। जो 7वां अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 31 और 19F को हटा दिया गया था और उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 300 के अंतर्गत। तो बात करते हैं भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक है। सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और मूल संविधान में, यानी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और जो 7वां हटाया गया था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 तथा 19F, ये दोनों अनुच्छेद याद रखेंगे, 31 और 19F से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत, अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है और इनको क्रम वाइज लिख लेंगे सभी को। जो पहला है वो है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है
धार्मिक जीवन जीने का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से और 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24। धार्मिक जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।